हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एफकेट के प्रैक्टिस सेट 2 की। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है एफकेट 2 2020 एग्जाम के लिए। तो चलिए एफकेट 2 2020 का दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहला ACEBDF GI के क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप पैटर्न पे गौर करें तो ए के बाद क्या है, ए के बाद यहाँ पे देखिए बी है, वैसे ही सी के बाद यहाँ पे डी है और ई के बाद यहाँ पे एफ है। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा, उसके बाद आई के बाद जे आएगा और के के बाद एल आएगा। तो क्या हो जाएगा, HJL। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका आंसर। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि आप इसको पॉज कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँगा तो आप पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगे कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, देन आप वीडियो को रिज्यूम कर दीजिएगा और वहाँ से सुन लीजिएगा कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हाइव बी एरी वॉट। जैसे देखिए बी जो होता है, मधुमक्खियां वो हाइव में रहती हैं। वैसे जो एरी होता है वो जो ईगल्स होते हैं, ईगल के रहने का जो जगह, ईगल का जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है, उसको कहते हैं एरी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 27 9 वॉट। तो 5 से 27 कैसे बना, देखिए 5 × 5 प्लस अगर 2 करें तो 27 आता है। 5 × 5 25 प्लस 2 27। वैसे ही 9 × 9 81 प्लस 2 करें तो 83 आता है। ए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है VWPKYXMN। इनमें से क्या है जो कि ऑड है, जो कि अलग है। ठीक है, इन क्वेश्चन फाइंड द ऑड वर्ड और लेटर्स। तो अगर इसको उल्टा पढ़ना आप शुरू करो इसको, तो PQVW। देखिए पहले के जो 2 लेटर्स है VW वो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और बाद के जो 2 हैं वो PQ। ठीक है, लेकिन दोनों है क्या, लेफ्ट टू राइट ही जा रहा है, VW और PQ। वैसे इसमें अगर पढ़े तो XYMN इधर से इधर, जैसे XY ये ऐसे आया और MN ऐसे आया, इस डायरेक्शन में आया। ठीक है, तीसरे को पढ़ते हैं GF। FG नहीं हो पा रहा है, FG और KL। तो KL किधर से किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, और FG किधर आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। वैसे ही इसको पढ़े BC। शुरू का जो 2 लेटर है वो ऐसे आ रहा है और लास्ट का 2 ऐसे आ रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है कि सारे के सारे पहले जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं 2 लेटर्स, और बाद वाले इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेकिन ए ऑप्शन पे अगर आप गौर करेंगे, 4 का ए ऑप्शन, तो इसमें है दोनों किधर आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये ऑड है। ओके, तो 4 का ए सही आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन ऑड है, तो इसको हम बाहर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 2 4 1 8। तो अगर आप ऐड करें 3 2 4 को ऐड करें तो 9 आएगा। वैसे ही 1 और 8 को ऐड करें तो 9 आएगा। 4 4 1 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 7 + 2 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 8 1 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। 1 1 7 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अगर इसमें ऐड करिए 8 6 1 15 आ रहा है, तो ये ऑड, सिंपल सी बात है, ये ऑड है। तो डी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा, डी को बाहर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट, लाइट, बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कौन अलग है। तो हीट देखिए एनर्जी होती है, लाइट भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी होती है, लेकिन बल्ब जो है ये एक मीडियम है, तो बल्ब अलग है, बल्ब को अलग कर देंगे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। इनमें से किसको कैसे सजाया जाए कि मीनिंगफुल थोड़ा लगे। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले टिलिंग किया जाता है, उसके बाद उसको बोया जाता है, सोइंग किया जाता है, देन उसको वीडिंग की जाती है, और देन लास्ट में रिपिंग किया जाता है।
तो सही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2143, बी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है 24, 35, 20। अब इस सीरीज को पूरा करना है तो एक एक ऑल्टरनेटिव करके देखिए। 24 में से 4 गया 20, उसके बाद 4 गया 16, उसके बाद 4 गया, यहाँ पे 12 होना चाहिए, राइट। वैसे ही 35 में से 4 गया 31, 31 में से 4 गया 27, 27 में से 4 गया तो कितना, सॉरी यहाँ पे 12 होना चाहिए, और यहाँ पे 27 में से 4 गया तो कितना होना चाहिए, फिर से लिखते हैं, यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 27 में से तो यहाँ पे 23 होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है AGMSYCIOUA। इस यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, तो पैटर्न पे ध्यान देते हैं कैसे है पैटर्न। तो देखिए पहले है ए, उसके बाद एक लेटर का गैप है, यानी कि ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है हमारा बी, तो ए के बाद बी आता है तो बी छोड़ करके यहाँ पे सी है, ठीक है, दूसरे ग्रुप में। उसके बाद सी के बाद डी आता है तो डी छोड़ के तीसरे ग्रुप में ई है। ई के बाद फिर जो ये चौथा ग्रुप बनेगा उसमें पहला लेटर क्या होना चाहिए, ई के बाद एफ छोड़ के जी होना चाहिए। तो जैसे ही जी होना चाहिए तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब दूसरे लेटर्स को देखते हैं, तो जी है, पहले ग्रुप का दूसरा लेटर जी है, उसके बाद दूसरा ग्रुप है उसका दूसरा लेटर देखिए, जी के बाद एच छोड़ के आई है, आई के बाद आई के बाद आता है जे, जे छोड़ के तीसरे में के है, के बाद आता क्या है एल, तो एल छोड़ के क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, शुरू का दो हमें मिल गया जी और एम, और जी और एम सिर्फ ए ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन सीधा सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया, डी सी ऑप्शन, तो ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लैंग्वेज 50 इज रिटन एज CACTY, scar is written as POL and TAR is written as टॉल, हाउ कैन टैरिफ रिटन, तो टैरिफ कैसा लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। टैरिफ में शुरू का जो 3 लेटर है TAR है, TAR है, और TAR को क्या लिखते हैं, TOL लिखते हैं, तो TOL तो पहले इसको लिखेंगे, ओके। TOL किस किस ऑप्शन में है, सी और डी में है, तो पहला बी ऑप्शन और ए तो पहले एलिमिनेट हो गया, बचा क्या सी और डी। अब आगे देखते हैं, टैरिफ TAR तो लिख दिया, बचा क्या IFF, तो IFF को कैसे लिखा है, कैक्टी देखिए 50 में FIF को क्या लिखा हुआ है CAC, यानी कि F को C लिखा है और I को A लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना। F50 की बात करें तो FIF को कैसे लिखा है CAC, कैक्टी, तो F यानी कि C और I मतलब A, तो टैरिफ में I को क्या लिखेंगे A लिख देंगे, और डबल F आता है तो डबल F को क्या लिख देंगे, डबल C लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा TOLACC, तो इसमें डी ऑप्शन सही आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज इन द ईस्ट ऑफ B विच इज इन द नॉर्थ ऑफ C। A जो है, हाँ देखिए A जो है वो B के ईस्ट में है, तो मान लीजिए B यहाँ पे खड़ा है तो A यहाँ पे खड़ा है, B A इज इन द ईस्ट ऑफ, क्या है A इज इन द ईस्ट ऑफ B, हाँ ठीक है, B विच इज इन द नॉर्थ ऑफ C, और B जो है वो C के नॉर्थ में है, तो C मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और B यहाँ पे तो नॉर्थ में है। अब पूछ रहा है इफ D इज इन द साउथ ऑफ C, अगर D साउथ में है C के, तो C यहाँ पे है तो C का साउथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे C, ओके, सॉरी D अगर यहाँ पे है तो अब पूछ रहा है कि देन इन विच डायरेक्शन A इज D, तो A जो है वो D के कौन से डायरेक्शन में है, तो कौन से डायरेक्शन में है, फिर से करते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया आई थिंक। कह रहे कि A इज इन द ईस्ट ऑफ B, A मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है A जो कि B का ईस्ट है, तो B को हम मान लेते हैं B है यहाँ पे खड़ा, A इज इन द ईस्ट ऑफ B, B यहाँ पे खड़ा है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ C, जो कि C का नॉर्थ है, ये C का नॉर्थ है, तो C यहाँ पे खड़ा है, और उसके बाद कह रहा है कि इफ D इज इन द साउथ ऑफ C, अगर D C के साउथ में है, D C के साउथ में है, तो कह रहे कि इन विच डायरेक्शन A इज D,
तो ए डी के कौन से डायरेक्शन में है, तो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट में। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। तो हो जाएगा ए ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। एक बॉय को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़की कहती है कि ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। तो अंकल का फादर क्या हुआ, दादाजी, ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंडपा हो गए। तो कह रहे कि ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। फिर देखिए, ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल, सन ऑफ द डॉटर। हाँ, और ग्रैंडपा की जो बेटी हो गई वो आंटी होंगी, ठीक है, आंटी हो जाएगी। और आंटी का वो बेटा है, तो आंटी का बेटा उस लड़की का क्या लगेगा, भाई लगेगा, तो ब्रदर हो जाएगा आंसर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन है, अ वर्ड सेट ऑफ लेटर्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स इज फॉलोड बाय 4 आंसर्स वर्ड्स, आउट ऑफ दीज ओनली वन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स। अब कह रहे हैं कि ये जो पूरा वर्ड है, इससे इनमें से कह रहा है कि सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो कि नहीं बन सकता। तो वो कौन सा वर्ड है जो नहीं बन सकता? तो अगर देखिए, डिटरमाइन तो बन सकता है। ये डिटरमाइन में जितने भी लेटर्स आते हैं वो इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट में है। उसके बाद ये जो रिमाइंड में आते हैं ये भी है। लेकिन अगर बी ऑप्शन पे अगर आप देखें तो RETINUE, और इस पूरे वर्ड में यू कहीं पे नहीं आया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ये जो वर्ड है RETI। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में देखिए क्या है, 14 में कह रहा है सम इक्वेशंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन सिस्टम, फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड इक्वेशन। ये कैसे कुछ सर्टेन सिस्टम पे ये चीज़ें बन रही है, जैसे 5 और 6 से 35 कैसे बनाया, 8 और 4 से 28 कैसे बनाया। तो अगर आप गौर करें तो 6 का आधा कर दिया कितना, 3, और इस लेटर को उठा के रख दिया यहाँ पे, तो 35 बन गया। वैसे ही दूसरे में 4 का आधा कर दिया 2, और 8 को उठा के आगे रख दिया तो बन गया 28। वैसे ही इसमें भी करेंगे, 8 का आधा कर देंगे 4 और इसको उठा के आगे रख देंगे तो हो जाएगा 46 आंसर। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। अभी यहाँ पे क्या नंबर आएगा तो इसको देखते हैं। 12 इंटू 3 36 प्लस 4 40, 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 6 66। वैसे ही 16 इंटू 5 हो जाएगा 80 प्लस 4 84। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 girls are standing in such a way that they form a circle facing the center। 6 लड़कियां ऐसे खड़ी हैं जो कि सेंटर की तरफ फेस करके खड़ी हैं। सुब्बू इज द लेफ्ट ऑफ पप्पू, मान लेते हैं ऐसा, ये कुछ इस तरीके से सर्किल है। कह रहे कि सुब्बू इज द लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो ये रही सुब्बू और ये रहा हमारा पप्पू। उसके बाद कह रहा है रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा। रेवती जो है ये निशा और सुब्बू के बीच में है, तो ये रेवती रह गई और ये निशा हो गई। अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्तना, पप्पू और कीर्तना के बीच में अरुणा है, तो ये 6 लड़कियां हो गई। ओके, अब देखिए ओके, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, तो पप्पू के लेफ्ट में कौन है, सुब्बू। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पढ़ने ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से घुमाते हैं, बस वो घुमाते हैं। शुरू में ही साफ साफ लिखा है कि सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, और फिर से वही पूछ रहे हैं हु इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाता। ओके, डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स दिया गया है और कुछ कंक्लूजन्स दिए गए हैं। तो कह रहे हैं कि सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, ये कैट्स एंड ये डॉग्स। उसके बाद कह रहे हैं कि नो डॉग इज अ टॉय, कोई भी डॉग टॉय नहीं है। तो मान लीजिए ये टॉय है, तो ऐसा हो सकता है ना, और टॉय बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सारे जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं हम लिखेंगे। सम डॉग्स आर नो डॉग्स आर टॉय, तो कोई भी डॉग टॉय नहीं है, लेकिन कुछ हम ऐसा कुछ कैट्स तो टॉय हो ही सकती है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन में कह रहा है कि सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, तो हाँ बिल्कुल सही। सम टॉयज आर कैट्स, हो सकते हैं। सम कैट्स आर नॉट टॉयज, सम कैट्स आर नॉट टॉयज। तो देखिए कुछ कैट्स टॉयज नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं।
तो इधर और का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो क्या होगा, 1 इधर 2 और 3, ठीक है, ये जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये चीज़ें हैं। अगर आगे चल के देखें तो इसका ऑप्शन है हमारा कौन सा, ओनली कंक्लूजन ए एंड ईदर 2 और 3, तो ए ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग लायन, फॉक्स एंड कार्निवोरस। लायन, फॉक्स और कार्निवोरस के बीच में कौन सा सही बिल्कुल बता रहा है। तो देखिए, कार्निवोरस एक प्रजाति हो गई जो कि मांसाहारी होती है और लायन, फॉक्स दोनों मांसाहारी होते हैं, तो कार्निवोरस के अंदर में दोनों आ जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी डायग्राम बिल्कुल सही बता रहा था, सी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आंसर फिगर कंप्लीट द फॉर्म इन क्वेश्चन फिगर। ये कौन सा क्वेश्चन फिगर है, सॉरी आंसर फिगर है जो कि क्वेश्चन फिगर को बिल्कुल सही बना देगा। तो डी ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी में ये देखिए सब में ऐसे आ रहा है 3-3 निकला हुआ है। तो अगर डी बनेगा ना तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ से 3 चीज़ें निकली होगी, 3 यहाँ से निकला होगा 3, तो किस में निकला हुआ है, इधर से तो जा नहीं सकता, इधर से भी जा नहीं सकता, ये 3 सिर्फ डी में निकला हुआ है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक एक जैसे यहाँ से 3 निकला है ना, यहाँ से भी 3 निकला है, यहाँ से भी ऊपर की तरफ 3 निकला है, तो अब यहाँ से ऊपर की तरफ 3 निकलना चाहिए कुछ इस तरीके से, तो जो कि सिर्फ डी में है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन, ओके। तो किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर, इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपनड। एक पेपर को फोल्ड किया गया, पहले इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, मतलब ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, अब यहाँ पे कट लगा दिया गया, 3 कट लगा दिया गया। तो जो कट लगा दिया गया वो जब हम खोलेंगे तो कैसे बनेगा उसका, वो आपको बताना है। तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ए बी, अगर इस लाइन ए बी पे मिरर पे ये फिगर रखा हुआ है तो इमेज कैसा आएगा। तो ये जो है ट्रायंगल के ऊपर आप कह सकते हैं जो क्रॉस होता है, ठीक है, वो सबसे आगे आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रायंगल, ये मान लीजिए, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, जो जितना नज़दीक उतना नज़दीक, जो जितना दूर हो उतना दूर, इस तरीके से आएगा। अब ये किस में है वो हम देख लेते हैं। तो ऐसा किस में है, ऐसा है सिर्फ बी ऑप्शन में, तो 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग स्क्वायर। इस स्क्वायर में कितने ट्रायंगल्स है, ठीक है, इस स्क्वायर में कितने ट्रायंगल्स है। तो देखिए ट्रायंगल निकालने का तो सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जितने भी चीज़ें जैसे 1 2 3, इस लाइन को देखेंगे 3 जगह से डिवाइडेड है, तो और इसमें 2 ट्रायंगल्स है टोटल, देखिए एक ऊपर से नीचे की तरफ, एक नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे भी 1 2 3। अब ट्रायंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाएगा 6 ट्रायंगल्स एक में, क्योंकि इस एक यहाँ पे पार्टीशन है, वहाँ पे 3 आ गया, क्योंकि 2 ट्रायंगल्स है, तो 6 + 6 टोटल 12 ट्रायंगल्स है इस किसमें, इमेज में, इस फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स। इसमें ये जो है ये इनमें से किस में है, मतलब ये फिगर बिल्कुल किस में आपको मिल जाएगा, ये आपको ढूंढना है। तो आप थोड़ा पैनी नज़रों से देखिए, पैनी नज़रों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, डी ऑप्शन में है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर सिटिंग इन एन अरेंजमेंट, वन ईच एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑक्टेगन। ऑक्टेगन के ऑक्टेगन पे बैठे हैं, जैसे देखिए 1 4 6 एंड ये 8 हमने बना दिया, ओके, कुछ इस तरीके से। अगर इसको हम काउंट करें तो देखते हैं ऑक्टागन बना है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके बन गया। इस तरीके से बैठे हैं और सेंटर की तरफ वो फेस करके बैठे हैं। कह रहा है कि ऑल आर फेसिंग द सेंटर, महिमा इज सिटिंग डायगनली ऑपोजिट रामा। महिमा रामा के ऑपोजिट डायगनली बैठी है, तो मान लीजिए महिमा यहाँ पे बैठी है तो रामा यहाँ पे डायगनली ऑपोजिट। हु इज ऑन सुषमाज राइट, हु इज ऑन सुषमाज राइट, जो कि ये जो रामा है वो सुषमा के राइट में है। तो मान लीजिए अब राइट में तो है, लेकिन एग्जैक्टली नेक्स्ट राइट मतलब इमीडिएटली राइट है या कैसा वो हमें नहीं पता है। तो सुषमा यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओके।
हु इज ऑन सुषमाज राइट? रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा एंड ऑपोजिट गिरधर। ये मान लेते हैं ये रवि है और ये गिरधर इसके ऑपोजिट में है। उसके बाद कह रहा है हु इज ऑन गिरधर्स लेफ्ट, तो गिरधर के लेफ्ट में कौन है? हु इज ऑन सुषमाज राइट? रवि इज नेक्स्ट टू सुषमा एंड ऑपोजिट गिरधर। हु इज ऑन, अच्छा चंद्राज लेफ्ट, जो कि चंद्रा के लेफ्ट में है, तो चंद्रा मान लेते हैं यहाँ पे है। सवित्री इज नॉट ऑन महिमाज राइट, सवित्री महिमा के राइट में नहीं है। महिमाज राइट बट ऑपोजिट शालिनी, लेकिन शालिनी के ऑपोजिट में है, तो सवित्री यहाँ पे है और शालिनी मान लेते हैं यहाँ पे है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? हु इज इन शालिनीज राइट, शालिनी के राइट में कौन है? तो शालिनी के राइट में ऑब्वियस ही बात है कौन है? रवि है, तो रवि इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को कंप्लीट करिए। यहाँ पे क्या आएगा? तो पहले देखिए P के नीचे 2 है, फिर C है, फिर T है, उसके बाद यहाँ पे P C T के बाद 4 है, उसके बाद P के बाद 5 है, यानी कि एक एक करके ये पावर तो बढ़ रहा है नीचे का। ठीक है, तो पहले P पे था, उसके बाद C पे आना था, उसके बाद ही T पे आना था ना, तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, C के नीचे 3 आ जाएगा और T आ जाएगा। तो P C 3 T किसमें? A ऑप्शन में है, तो A ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल स्पीकिंग टू एन ऑडियंस यू फील दैट, किसी ऑडियंस से बात करने के बाद अब क्या फील करते हो? यू आर कंफर्टेबल इन कन्वेइंग योर मैटर। ठीक है, ये तो बस आपको अपने बुद्धि के हिसाब से देना था, तो हमने बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्याज इज सैम्स सिस्टर, नित्या जो है सैम की सिस्टर है। ओके, नित्या सैम की सिस्टर है और मोगन इज सैम्स फादर, मोगन सैम का पिता है, तो यानी कि नित्या का भी पिता है। सेल्वन इज राजन सन, सेल्वन जो है वो राजन का सन है। राजन इज मोगन्स ब्रदर, और राजन मोगन का ब्रदर है, यानी कि नित्या और सैम का चाचा है। तो पूछ रहे कि हाउ इज नित्या रिलेटेड टू सेल्वन, तो दोनों क्या हुए? कजिन हुए, ऑब्वियस सी बात है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायरेक्शन पोल वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग पे डायरेक्शन पोल लगा हुआ था। ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ? द पोल टर्न्ड इन सच अ मैनर दैट द पॉइंटर विच वॉज शोइंग ईस्ट स्टार्टेड शोइंग साउथ, ये जो पॉइंटर इसके तरफ इशारा कर रहा था वो इधर इशारा करने लग गया एक्सीडेंटली। ओके, तो पूछ रहा है कि वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर था, वेंट टू रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इज टू बी वेस्ट, और वो वेस्ट सोच के रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगा, क्योंकि ये तो साउथ था लेकिन साउथ दिखाने लगा ईस्ट, तो वो जाने लगा वेस्ट की तरफ, रॉन्ग मतलब डायरेक्शन में जाने लगा गलती से। तो अब बताइए कि वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो उसे लगा कि ये ईस्ट है तो ये वेस्ट में इधर जा रहा था, लेकिन जबकि एक्चुअली ये नॉर्थ था, तो वो किधर जा रहा है? वो जा रहा है आपका किधर जा रहा है? सॉरी, एक्चुअली ये साउथ था, तो ये किधर जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? One traveler went to the wrong direction thinking is to be west. In what direction actually was he traveling? हाँ, वो पहले किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था? तो पहले नॉर्थ में कर रहा था, अब वो सोच के जा रहा है वेस्ट में, तो वो एक्चुअली साउथ में जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज एल्डर टू B while C and D आर एल्डर टू E। A जो है किससे बड़ा है? B से। C and D एल्डर है E से, तो C D एल्डर है E से और A जो है एल्डर है B से। Who lies between A and C, और E किसके बीच में है? Between C and D। A is elder to B while C and D are elder to E. Who lies between A and C? If C is elder to B, अगर C बड़ा है B से, ओके, C बड़ा है B से,
बी से हु इज यंगेस्ट, तो यंगेस्ट कौन है ये पूछ रहा है, तो यंगेस्ट कौन है, बी। देखिए फिर से करके मैं दिखाता हूँ आपको। कह रहे कि ए इज एल्डर टू बी while C and D are elder to E. Who lies between A and C? If C is elder to B, who is the youngest? तो सबसे youngest कौन है, सबसे youngest B है, तो B ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सब इससे बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो मिसिंग नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 8 प्लस 1 17 होता है, ठीक है। वैसे ही 8 इंटू 17 और प्लस 8 इंटू 17 करेंगे तो कितना आएगा 136, और उसमें ऐड कर देंगे 1 को तो आ जाएगा 137। वैसे ही 8 को अब 137 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। कैसे पैटर्न चल रहा है फिर से देखिए, पहले ये 2 इंटू 8 प्लस 1 तो 17 आ गया हमारा। वैसे ही अब 17 इंटू 8 प्लस 1 तो 137 आ गया। अब 137 इंटू 8 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो 1097 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इन क्वेश्चन फॉर 4 फिगर्स A, B, C and D have been given in each questions of these 4 figures. 3 figures are similar in some way. इसमें देखिए 3 फिगर तो सिमिलर है किसी न किसी तरीके से, एक सिमिलर नहीं है। तो देखिए इन सब में प्लस है, प्लस क्या साइन है, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है एग्जैक्टली ऐसा फिगर, ये आंसर कौन से फिगर में है, तो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है, आंसर फिगर कौन सा आंसर फिगर इसको मैच कराया जाए कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट कोई ना कोई शेप ले ले, मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर का शेप ले ले, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में इसको हम आराम से फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आंसर फिगर इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन फिगर। ये जितने भी कंपोनेंट्स दिए गए हैं इनमें से किस में है, तो देखिए ऐसा 2 है और इसमें है 2, ओके, ऐसा 1 2 तो इसमें भी 1 2, एक सर्किल इसमें है, एक सर्किल, और ये छोटे छोटे स्क्वायर इसमें है, यानी कि ए ऑप्शन में सारा का सारा कंपोनेंट आपको मिल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P डिनोट्स मल्टीप्लाइड बाय, R डिनोट्स सब्सट्रैक्टेड बाय, S डिनोट्स एडेड बाय। P का मतलब अगर मान लेते हैं क्या मल्टीप्लाई, R का मतलब मान लेते हैं सब्सट्रैक्शन, S डिनोट कर रहा है एडिशन और Q डिनोट कर रहा है डिवीजन। तो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा मैं, क्योंकि सॉल्व कर चुका हूँ। तो देखिए 35 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन पर अगर आप देखें ठीक से तो एस की जगह पे क्या डाल दोगे, 15 एस की जगह पे डाल दोगे, एस ये है, प्लस 16 क्यू की जगह पे क्या डालेंगे, डिवाइडेड बाई 2 टी के जगह पे क्या डालेंगे, इनटू 4 उस, हाँ ठीक है। अब करके देख लीजिए, तो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, 15 प्लस 8 इंटू 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4 कर देंगे 32 प्लस 15 कर देंगे तो 47। बी ऑप्शन सही आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड्स बैक टेकिंग अ टोटल ऑफ 37 मिनट। एक इंसान चल के जाता है और राइड करके वापस आता है और टोटल टाइम वो लेता है 37 मिनट्स। ही कुड वॉक बोथ वेज 55 मिनट्स। तो कह रहे हैं कि अगर वो दोनों साइड सिर्फ चल के जाता और आता तो 55 मिनट लेता है, यानी कि जाने और आने दोनों मिलाकर के 55 मिनट लेता है। यानी कि गया जब वो वॉक करके तो कितना मिनट लिया होगा, 27.5 मिनट्स लिया होगा उसने, बिल्कुल आधा, 27.5 मिनट्स लिया होगा। कह रहे कि हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू राइड बोथ वेज, अगर वो दोनों तरफ सिर्फ राइड करके जाता तो कितना टाइम लेता। तो क्योंकि वो वॉक करने में
27.5 मिनट लिया और टोटल 37 मिनट आया राइड करके, तो आने के टाइम पे कितना उसने टाइम लगाया होगा? 10.5 मिनट्स, सॉरी 9.5 मिनट्स राइड में टाइम लगाया और 27.5 मिनट उसने वॉक में टाइम लगाया, दोनों मिला के 37 मिनट उसने टाइम लिया। तो सिर्फ वो अगर राइड करता, तो दोनों साइड अगर राइड करता तो इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा 19 मिनट, हमारा आंसर आ जाएगा 36 का सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 3200? 40%, 50, देखिए 3200 के 3/4 का 50% का 40% कितना होगा, ये निकालना है हमें। तो सीधा चलिए कर लेते हैं ओरली। 3200 का 3/4 कितना हो जाएगा? 2400। 2400 का 50% हो जाएगा 1200 और 1200 का 40% हो जाएगा कितना? 480 रुपये। तो 37 का क्या, ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 5 वाइट बॉल है और 7 ब्लैक बॉल्स है। एंड अ मैन ड्रॉज अ 4 बॉल्स एट रैंडम, और एक इंसान 4 बॉल एट रैंडम निकालता है। द ऑड्स अगेंस्ट दिस बीइंग ऑल ब्लैक इज। तो सिर्फ ब्लैक होने के लिए ऑड क्या है? तो देखिए, एक होता है ऑड्स इन अगेंस्ट और एक होता है ऑड्स इन फेवर। तो यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट निकालना है, और ऑड्स अगेंस्ट कैसे निकलता है? तो ऑड्स अगेंस्ट निकलता है कि मतलब पॉसिबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है, उसका रेशियो। ठीक है, तो पहले तो कर लेते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी हमें निकालना है। तो पहले तो हम क्या लगा के निकालेंगे? यहाँ पे हमारा लगेगा कॉम्बिनेशन। तो क्या लगेगा? 5 और प्लस 7, कितने टोटल? 7, टोटल 12 बॉल्स हैं, तो 12C4 का यहाँ पे लगा। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई? तो पहले टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8, तो ऊपर आ जाएगा 9, चलिए करके दिखा देता हूँ मैं। ऊपर 12 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, यही होगा ना? तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे, ऊपर क्या बचेगा? 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, और नीचे बनेगा 4 फैक्टोरियल, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब कट कर देते हैं जो जो होने वाला है। तो 3 से 9 होने वाला है, 3 से हट गया। उसके बाद 2 इंटू 4, 2 से 6 से ये हट गया, और 4 से हमारा 4 से 2 से 2 कट गया, 2 से 3 से ये कट गया, और 2 से ऊपर 5 से ये कट गया। तो अगर हम टोटल करें तो हमारे पास टोटल कितना आ जाता है? टोटल हमारे पास आ जाएगा 92। कितना आ जाएगा? 92। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। ऊपर क्या आया था? 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, और नीचे आया था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये आया था। तो 2 इंटू 3 6, 6 से 12 कट गया, 2 से 2 से 4 कट गया। अब नीचे 2 बचा, ऊपर 5 से ये कट गया। ओके, अब ऊपर करें तो कितना आ जाएगा हमारा? 9 इंटू 5 45 इंटू 11, तो 45 और इंटू 11 कितना आ जाएगा? 45 एंड 45 कर लीजिए, 495। ठीक है, तो 495 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, 495 तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अब कह रहे हैं कि ब्लैक निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है? सारे पूरा का पूरा ब्लैक निकल जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो 7 ब्लैक बॉल्स है, तो 7C4। तो 7C4 अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 4 से 4 कट गया, ऊपर कितना आएगा? 5 इंटू 6 इंटू 7, नहीं, वेट, 7C4 फिर से करते हैं। 7C4 है, तो ऊपर आ गया 7 फैक्टोरियल और नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आया ना? तो ऊपर आया क्या? ऊपर कितना बच गया? 5 इंटू 6 इंटू 7, और नीचे आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 3 से 6 कट गया, ऊपर बचा 35, यानी कि ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी है 35। 35 है पॉसिबिलिटी ब्लैक आने की। 35, वेट, 35 कितने में से?
495 में से 35 आने की पॉसिबिलिटी है, तो कर लेते हैं। 35 अपॉन 495, 7 अपॉन 99। ओके, तो 7 अपॉन 99, ये तो पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक आएगा 4, 7 अपॉन 99। लेकिन हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि ऑड अगेंस्ट कितना आएगा, यानी कि नहीं आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो बच गया वो नहीं आने की पॉसिबिलिटी है। तो 7 जब है आने की पॉसिबिलिटी, तो नहीं आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 92 अपॉन 7, सॉरी 92 अपॉन 99। अब इन्हीं का रेशियो, आने की पॉसिबिलिटी, नहीं आने की पॉसिबिलिटी, सॉरी नहीं आने की पॉसिबिलिटी और आने की पॉसिबिलिटी का रेशियो ही हमारा कहलाता है ऑड अगेंस्ट में। अगर ऑड इन फेवर में होता तो आने की पॉसिबिलिटी और नहीं आने की पॉसिबिलिटी का रेशियो निकालते। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑड अगेंस्ट में आने की, नहीं आने की पॉसिबिलिटी 92 है और आने की पॉसिबिलिटी 7 है। तो 92:7 हमारा आंसर इसका हो जाएगा 38 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेडर मार्क्ड अ वॉच 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर ने एक वॉच का प्राइस जो है वो 40% अबव पे फिक्स कर दिया, एंड देन गेव अ डिस्काउंट ऑफ 10%, उसके बाद 10% डिस्काउंट दिया। ही मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 468। उसके बावजूद उसने नेट प्रॉफिट कमाया 468 का, आफ्टर पेइंग अ टैक्स ऑफ 10%। तो 10% का टैक्स देने के बाद भी उसके पास नेट प्रॉफिट बचता है 468, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, टोटल प्रॉफिट हुआ होगा 520 रुपये, क्योंकि ये तो 90% है प्रॉफिट का, तो 100% टोटल हुआ होगा 520 रुपये। ओके, ये 90% है, 10% तो क्योंकि वो प्रॉफिट में से दे चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो नेट प्रॉफिट उसके बाद पास बचा 520 रुपये, उसके पास प्रॉफिट के बचे। कह रहे कि आपको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, तो क्योंकि उसने 40% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा प्राइस डाला था, उसके बाद 10% का डिस्काउंट भी उसने दिया था। ठीक है, तो एक्स मान के कर लेंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस आना चाहिए वो आ जाएगा आपका 2000 रुपये। अभी करके देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये। आप इसको आंसर से भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इतना कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे। बस आपको आंसर के थ्रू भी, ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो अगर 2000 को ले लें, तो 2000 को अगर हम ले लें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 2000 था, तो 40% जब उसने दिया तो 2800 रुपये डाल दिया होगा प्राइस। उसके बाद 10% और उसने उस पर डाला डिस्काउंट देने के लिए, तो 2800 का 10% और बढ़ा दिया होगा। उसके बाद जो उसका प्रॉफिट आएगा चेक करने के लिए देख लीजिएगा, 520 अगर आ जाएगा तो क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। ठीक है, 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 men टेक 25 days टू डिग अ पॉन्ड। 42 लोग जो है वो 25 दिन लगाते हैं एक पॉन्ड को खोदने में। इफ़ द पॉन्ड वुड हैव टू डग इन 14 days, अगर उसको 14 दिनों में डग करना है, खोदना है, देन व्हाट द नंबर ऑफ मेन टू बी एम्प्लॉयड, तो कितने लोगों को और लगाना पड़ेगा। तो देखिए, 42 लोग 25 दिन में करते हैं, 42 लोग 25 दिन में करते हैं, तो टोटल काम कितना होगा, 25 दिन लगाते हैं, तो 42 लोगों के 25 दिन का काम 1/42, तो 25 इंटू 42 कर देंगे तो टोटल हमारा काम आ जाएगा। और अगर 14 दिन में करना है तो 14 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल हमारा जो लोगों को लगाना पड़ेगा 75 लोगों को लगाना पड़ेगा। यहाँ से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेन टू बी एम्प्लॉयड, तो कितना आंसर हो जाएगा, 40 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड बाई 10%, अगर किसी वायर का डायमीटर 10% से बढ़ाया जाता है, by how much approximately will be the length of increase to keep the volume constant, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए जो लेंथ है वो कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा आपको 23% से इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सीरीज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन, एक 50 ऑब्जर्वेशन की सीरीज ली गई, यानी कि 50 नंबर्स की सीरीज ली गई। एन ऑब्जर्वेशन विद वैल्यू ऑफ 45 इज ड्रॉप्ड, एक नंबर 45 जो नंबर था उसको ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया।
बट उसके बाद भी जो आपका मीन था ना, एवरेज, वो कांस्टेंट रहता है। तो आपको बताना है कि व्हाट वाज द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन। तो वो 50 ऑब्जर्वेशन का क्या था एवरेज। तो मान लेते हैं अगर 50 का एक्स था, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन हमारा 50 ऑब्जर्वेशन का मान ले एक्स था, तो अभी भी एक्स ही रहेगा मीन, है ना, सिंपल सी बात है। लेकिन हुआ क्या, टोटल नंबर क्या रहा होगा। तो क्योंकि एवरेज 50 था, 50 ऑब्जर्वेशन था और मीन एक्स था, तो टोटल नंबर रहा होगा 50x। अब 50x में से आपने x को हटा दिया, सॉरी कितने को हटा दिया, आपने हटा दिया एक नंबर को हटा दिया जिसकी वैल्यू थी 45। तो 45 को हटाने के बाद आपके पास नंबर बचे 49। तो उसका एवरेज अगर आप निकाल दो तो भी आपका x ही आ रहा है। तो अभी क्या इक्वेशन आ गया, 50x इज इक्वल टू 49x, सॉरी 50x माइनस 45, 50x माइनस 45 इज इक्वल टू 49x, 50x माइनस 45 इज इक्वल टू 49x। तो x कितना हो जाएगा, 45। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 42 का सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड 20,000 विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। मिस्टर दुग्गल ने 20,000 रुपये लगाया 20% पर एनम के रेट से। द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और इंटरेस्ट जो कंपाउंड हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है फॉर द फर्स्ट 1 ईयर। पहले साल के लिए हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने पे उसे कैलकुलेट किया गया, उसके बाद 1 साल पे किया गया। तो व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिला होगा मिस्टर दुग्गल को। तो देखिए, पहले 6 महीने में 20,000 पे जो 20% लगा, तो वो 20% ना मान के 10% ही हम मानेंगे ना, क्योंकि आधा लग रहा है। तो 20% का 20,000 का 20% होता तो वैसे 4,000, लेकिन 6 महीने के लिए मिला तो उन्हें 2,000 मिला होगा। तो ये 2,000 मिल गया पहले 6 महीने में, और उसके बाद अगले 6 महीने में मिला, तो वो 2,000 तो मिला ही होगा, साथ ही साथ पिछले 2,000 पे भी 20% मिला होगा। 20% नहीं, 10%, क्योंकि आधा मिला 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे 200 रुपये मिल गए। ओके, उसके बाद आप पूरे 1 साल के लिए लग रहा है, तो पूरे 1 साल के लिए जो लग रहा है, तो 4,000 तो मिला पूरे 1 साल के लिए 20%। उसके अलावा ये जो जितने इंटरेस्ट है इस पे भी मिला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का सीन है। तो 2,000 2,000 4,000 4200 पे आपका मिला 20%। तो कितना हो गया, 840 रुपये। तो अगर इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9,040 रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइज मनी ऑफ ₹1800 इज डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। 1,800 रुपये का प्राइज मनी डिवाइड किया गया 3 स्टूडेंट्स के बीच में, ए, बी और सी, इन सच अ वे दैट 4 टाइम्स द शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम्स दिस शेयर ऑफ बी। ऐसे डिवाइड किया गया कि 4 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए के शेयर का 4 टाइम बराबर था बी के शेयर का 6 टाइम के, और वो बराबर था सी के शेयर के 3 टाइम्स के। तो आपको सबसे पहले तो शेयर निकाल लेना है कि शेयर कितना रहा होगा। तो कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी जो भी शेयर रहा होगा, तो ए का जो शेयर है वो है इक्वल टू 6 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ ए शेयर, 4 टाइम्स ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बी शेयर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी सी शेयर। तो कह रहे कि ए का शेयर कितना था। तो अब ऑप्शन से हम जाएंगे, तो पहले तो रेशियो निकाल ले। तो रेशियो निकालने के लिए करना क्या है, इन सबको बराबर कर देना है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो आ जाएगा 24, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो 24, इसको 8 से कर देंगे तो 24 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया रेशियो, 6:4:8 का इन तीनों के बीच रेशियो था। अभी ऐसा क्यों किया, 24 क्यों लाया मैं, यहाँ पे 12 भी ला सकता हूँ मैं, सिंपल, जो कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि अल्टीमेटली सबकी वैल्यू बराबर आ जाए। तो मिनिमम क्या हम बना सकते हैं, 4 6 3 से 12 बना सकते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे, तो 3:2:4 का रेशियो इनके बीच आ गया। तो ए का 4 गुना इसके 6 गुना के बराबर और उसके 3 गुना के बराबर है। तो देखिए 3, ए का शेयर 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 600 से, तो 1,800 रुपये आएगा। सॉरी ऑप्शन से चलते हैं, 400, पहले ऑप्शन को लेते हैं। तो ए का शेयर मान लीजिए 400 है, तो 400 का 3 गुना यानी कि 1,200 रुपये बराबर है बी के 6 गुने से। तो 6 गुने से बराबर है, तो 200 इंटू 6, 2 इंटू 600, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड कुछ
कुछ गड़बड़ हो रहा है। रेशियो तो निकल गया, रेशियो निकल गया इनका कितना, 3:2:4। ओके, 3:2:4। अब कह रहे हैं कि एक के शेयर का 4 गुना, 2 के शेयर के 6 गुने के बराबर है, और सी के शेयर के 3 गुने के बराबर है। तो करके देख लेते हैं। तो 4 गुना इसका हो जाएगा कितना, 12, इसका 6 गुना हो जाएगा 12, और इसका 3 गुना हो जाएगा 12। अब देखिए बिल्कुल सही तो है, बात तो सही लिखी गई है। तो हमसे पूछ रहे कि ए का शेयर कितना था। तो ए का शेयर मान लेते हैं, अगर क्या पूछ रहे हैं, ए का शेयर पूछ रहे हैं ना, देन ए शेयर इज, हाँ, तो ए का शेयर अगर 600 रुपये है, ए का शेयर अगर 600 रुपये है, तो बी का शेयर कितना होगा। ए का शेयर 600 रुपये है, यानी कि 3 का रेशियो इसका है, तो बी का कितना होगा, बी का हो जाएगा 400 रुपये, 600 रुपये, इसका हो जाएगा 400 रुपये, और इसका हो जाएगा 800 रुपये, तो टोटल 1800 हो जाएगा। हाँ, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 600 रुपये। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैडर ऑफ 17 फीट लेंथ, अ लैडर इज ऑफ 17 फीट लेंथ reaches a window which is 15 feet above the ground। अभी बना करके दिखाना पड़ेगा। देखिए एक लैडर है जो कि 17 मीटर लेंथ का है, ये मान लीजिए लैडर है 17 मीटर लेंथ का है। कह रहा है कि रीचेज अ विंडो विच इज 15 फीट अबव द ग्राउंड, ये मान लीजिए ग्राउंड है, तो ये 15 फीट अबव है ये ग्राउंड, ये मान लीजिए ये जो है दीवार 15 फीट अबव है। ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे सीढ़ी का फुट रहता है। उसके बाद कहते हैं कि अब दूसरे साइड के स्ट्रीट पे जाके, जो कि 8 फीट हाई है, उस पे जाके टिक जाता है। तो व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, आपको स्ट्रीट का विड्थ बताना है। तो मान लीजिए ये पूरा स्ट्रीट है, ये 15 मीटर लंबी दीवार है, और ये 8 मीटर लंबी दीवार है, 8 फीट मान लीजिए। यहाँ पे सीढ़ी लगा हुआ है जो कि 17 मीटर का है, ठीक है, 17 मीटर का है। तो ये सीढ़ी क्योंकि सीधी खड़ी नहीं है, ये टेढ़ी हो रही है, तो एक तो ऐसे जा रही है और उसके बाद ऐसे जा रही है सेम जगह से, या इसकी लंबाई 17 ही है, 17 फीट है। तो आपको बताने कि इसकी चौड़ाई कितनी है, जो गली है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो सिंपल सी बात है, ए मान लेते हैं इसको, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो 2 ट्रायंगल्स हमारे पास आ गए, ए बी सी, उसके बाद ई सी डी, 2 ट्रायंगल्स आ गए। दोनों का ये जो बेस है वो निकाल देंगे। बेस कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल बेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल बेस निकल के हमारा आ जाएगा, और बेस जो आएगा अल्टीमेटली आपका आ जाएगा कितना, 23 फीट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे कंडक्टेड ऑन 10,500 people to find out various professionals in the town and percentage of female professional among them। एक टाउन में जो कि 10,500 लोग रहते थे प्रोफेशनल, ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, जैसे टीचर, इंजीनियर, डिज़ाइनर, डॉक्टर्स, लॉयर सब रहते थे। उसमें महिलाओं का क्या परसेंटेज था ये पता करने के लिए एक सर्वे किया गया। देखिए उसमें उस शहर में टोटल इंजीनियर्स है 18%, जिसमें से फीमेल इंजीनियर्स हैं कितनी, 60%। डिज़ाइनर्स टोटल है 16%, उसमें से जो फीमेल डिज़ाइनर्स है वो 35% है। डॉक्टर्स है 21%, और फीमेल डॉक्टर्स जो है टोटल का फीमेल जो है वो है डॉक्टर्स 20%। तो इस तरीके से डिवाइडेड है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोफेशनल्स इन द टाउन। टोटल मेल और टोटल फीमेल प्रोफेशनल जो है टाउन में, उसके नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, मैं सीधा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से करना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, फीमेल का परसेंट टोटल में से निकाल लेना है। जैसे इंजीनियर, चलिए डॉक्टर से शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर है 20% फीमेल, तो कितने का 20% है ये, टोटल का, टोटल डॉक्टर 21%। तो ऐसे करना है आपको, 20% ऑफ 21% प्लस इंजीनियर ले लेते हैं 60% ऑफ, टोटल इंजीनियर कितने हैं
18%, 18% प्लस आर्किटेक्ट्स 14% ऑफ आर्किटेक्ट्स, टोटल कितने हैं 11% प्लस ये जितने हैं सबका इसी तरीके से कर लेना है। और इस तरीके से करने के बाद जो आपका एक चीज़ कॉमन आ जाएगी, परसेंटेज को इस साइड में आप बाहर ले आइएगा और 1/100 को इस साइड में ब्रैकेट के बाहर ले आइएगा और इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 20 × 21 आ जाएगा आपका 410, 420 इस तरीके से आपका आ जाएगा प्लस ऐसा ऐसा करके। तो अभी आप टोटल परसेंटेज निकालेंगे तो वो जो परसेंट आएगा वो आपका टोटल फीमेल प्रोफेशनल का आ जाएगा। तो टोटल फीमेल का परसेंट आपका आएगा 44 पॉइंट समथिंग, उस वो 100% में से लेस कर दीजिएगा और फिर 10,500 का फीमेल का परसेंटेज से निकाल लीजिएगा आप अपना नंबर और दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा मेल और फीमेल के, तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल डिफरेंस का नंबर आपको निकल के आ जाएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, अलग से आपके मेल पे भेज दूंगा या फिर आपके इंस्टाग्राम जहाँ पे भी आप हमें कांटेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। तो अगर इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 1134 बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमेल डॉक्टर्स आर व्हाट % ऑफ फीमेल टीचर्स इन द टाउन। फीमेल डॉक्टर्स की संख्या, फीमेल टीचर्स की संख्या का कितना % है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल टीचर्स, तो फीमेल डॉक्टर्स कितनी है, फीमेल डॉक्टर्स है 21% ऑफ 20% ऑफ 21%, तो 20% 21% का है तो कितनी हो जाएंगी, तो 20% ऑफ 21% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 420/100%। ये परसेंट को मैंने यहीं पे रहने दिया, इस परसेंट को हटा करके नीचे 100 ले आया। समझ में आया ना कैसे कर रहा हूँ मैं। तो अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 4.2%। तो 4.2% है क्या फीमेल डॉक्टर्स, कितने में से 21% में से 4.2 है फीमेल डॉक्टर्स। क्लियर है ना। अब वैसे ही टीचर का आपको निकाल लेना है, तो टीचर का निकालना है, जैसे 80% है फीमेल टीचर, 15% का 80%, तो 15% का 80% होता है 12%, यानी कि 12% फीमेल टीचर्स है। तो 12% फीमेल टीचर है और 4.2% फीमेल डॉक्टर है। तो आपको निकालना क्या है कि फीमेल डॉक्टर जो है वो फीमेल टीचर का कितना परसेंट है, तो 4.2% कितना होता है 12% का, ये आपको निकालना है। इस तरीके से जब आप निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा कितना, लगभग आपका आंसर नहीं, लगभग नहीं, एग्जैक्टली आपका आंसर आ जाएगा 35%। ओके, कितना 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल आर्किटेक्ट्स टू द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन द टाउन। तो जैसे फीमेल का मैंने निकाला ना, वैसे ही मेल का भी आपको निकाल लेना है। मेल को भी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको फीमेल का निकालना पड़ेगा आर्किटेक्ट्स और टीचर का, उसको मेल से, उसको टोटल से आपको लेस करना पड़ेगा, तो मेल का निकल के आ जाएगा और फिर आप उसका रेशियो निकाल देंगे तो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा और वो आंसर आएगा आपका 11:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3 एंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1728 स्क्वायर किलोमीटर। एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 4:3 है और उसका जो है एरिया वो दिया हुआ है यहाँ पे, और एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो आपको पता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको बोला कि उसके ब्रेथ और एरिया का अब निकालिए रेशियो। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि लेंथ कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा। तो मान लेते हैं 4×3 है तो 4x × 3x है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, तो 1728 ये एरिया निकल के आ गया, और 12x² इज इक्वल टू 1728 और x² इज इक्वल टू 1728/12। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 144, तो x² इज इक्वल टू 144, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे अब निकल के आ गया x, तो x जब निकल के हमारा आ गया तो अब लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं ना। तो x जब 12 है तो लेंथ हमारा हो जाएगा 12 × 4 48 और ब्रेथ हमारा हो जाएगा कितना 12 × 3 36। तो अब निकालने को हमें बोल रहे हैं कि ब्रेथ और एरिया का, तो ब्रेथ अपॉन एरिया कर देंगे 728
अब इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा और वो आ जाएगा 1:48। ठीक है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज 4 आयरन बार्स हुज लेंथ इज 24, 36, 48 एंड 72 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक इंसान के पास 4 आयरन रॉड है जिनकी लंबाई है 24 मीटर, 36 मीटर, 48 मीटर और 72 मीटर। आपको बोल रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू कट पीसेस ऑफ द सेम लेंथ फ्रॉम ईच 4 बार्स। एक इंसान जो कि सेम लेंथ के पीसेस काटना चाहता है उन सारे बार्स में से, तो उसे एटलीस्ट कितने मीटर का एक पीस काटना पड़ेगा? तो कुछ नहीं है, यहाँ पे HCF निकालना है, तो HCF निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर आंसर इसका। सॉरी, कितना आ जाएगा? अच्छा हाँ, टोटल यहाँ पे पूछ रहे हैं। हाँ, तो HCF हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 जब आ गया तो 24 मीटर वाले में से कितने पीसेस कटेंगे? 12 मीटर्स के 2, 36 वाले में 3 कटेंगे, 48 वाले में से 4 कटेंगे और 72 वाले में से 6 कटेंगे। इन सबको ऐड कर देंगे, 2, 3, 5, 4, 9 एंड 6, 15। हमारा 15 टोटल बार्स उसके पास पीसेज आ जाएंगे। ओके, अब आगे इंग्लिश पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज हमारा है, पैसेज है who don't I have a telephone, who don't I have a telephone, no, because I pretend to be wise or pose as usual। तो यहाँ पे who लिखा हुआ है गलती से, यहाँ पे why होना चाहिए था। ठीक है, why don't I have a telephone, मेरे पास टेलीफोन क्यों नहीं है। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मेरे पास टेलीफोन क्यों नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं प्रिटेंड करना चाहता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ या मैं सबसे अलग हूँ इसलिए मेरे पास टेलीफोन नहीं है। देर आर 2 चीफ रीजन्स, यहाँ पे 2 मुख्य कारण हैं। बिकॉज आई डोंट रियली लाइक द टेलीफोन, मुझे एक तो टेलीफोन सच में बिल्कुल पसंद नहीं, एंड बिकॉज आई फाइंड आई कैन स्टिल वर्क एंड प्ले, ईट, ब्रीद एंड स्लिप विदाउट इट। और मैं इसके बिना भी जी सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई लाइक द टेलीफोन, मैं क्यों टेलीफोन पसंद नहीं करता हूँ? बिकॉज आई थिंक इट इज़ पेस्ट एंड टाइम वेस्टर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टाइम वेस्टर है। इट मे क्रिएट अननेसेसरी सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, ये बिना मतलब का एंग्जियस आपको करता रहता है। ठीक है, अननेसेसरी सस्पेंस पैदा करता रहता है, किसका फ़ोन होगा, कौन होगा, क्या बोल रहा होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, एज वेन यू वेट फॉर एन एक्सपेक्टेड कॉल, जब आप किसी एक्सपेक्टेड कॉल का वेट करते हैं, दैट डजंट कम, वो आता नहीं है। और इरिटेटिंग डिले, और देरी होती है तो आप इरिटेट होने लगते हैं। एज वेन यू कीप रिंगिंग अ नंबर दैट इज ऑलवेज इंगेज्ड, या फिर आप उसको फ़ोन पे फ़ोन करते जाते हैं जो कि इंगेज बता रहा होता है। एज फॉर स्पीकिंग इन अ पब्लिक टेलीफोन बूथ, अगर आपको पब्लिक टेलीफोन बूथ में बात करनी है, इट सीम्स टू मी रियली हॉरिबल, तो ये मुझे बहुत ही हॉरिबल लगता है। यू वुड नॉट यूज़ इट अनलेस यू वर इन अ हरी, आप टेलीफोन बूथ को तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो जब तक आप हरी में ना हो, यानी कि जल्दबाजी में होते हो तभी आप टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल करने जाते हो। लेकिन आप तो पहले से ही जल्दी में हो, इसलिए टेलीफोन बूथ का इस्तेमाल करने का। लेकिन वहाँ पे जाके आप क्या देखते हो? एंड बिकॉज यू आर इन अ हरी यू विल फाइंड अदर पीपल वेटिंग बिफोर यू, आप देखते हो कि आपसे पहले लंबी लाइन लगी हुई है। वेन यू डू गेट इन टू द बूथ, लेकिन जब आप किसी तरीके से बूथ के अंदर चले जाते हो, यू आर हाफ सफोकेटेड बाय द स्टेल अनवेंटिलेटेड एयर, आप वहाँ क्योंकि पूरा कवर्ड होता है बूथ, वहाँ पे एयर निकलने और घुसने का कोई साधन नहीं होता क्योंकि आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, तो आप सफोकेट होने लगते हैं। फ्लेवर्ड विथ चीप फेस पाउडर, और कितने तरह के लोग वहाँ पे आते जाते रहते हैं और उनका जो फ्लेवर्ड चीप फेस पाउडर जो है वो आपको स्मेल होने लगता है, अलग अलग लोगों के पाउडर्स। एंड चेन स्मोकिंग, और स्मोकर्स रहते हैं तो उनकी सिगरेट का भी आपका धुआं लगने लगता है। एंड बाय द टाइम यू हैव बिगन योर कॉन्वर्सेशन योर बैक इज चिल्ड बाय द कोल्ड लुक्स ऑफ समबडी हु इज मूविंग अबाउट रेस्टलेसली टू मेक योर प्लेस, और जब तक आप बात कर रहे होते हैं आपके पीछे से आपको कोई ऐसे घूर रहा होता है कि आप कब बात खत्म करोगे और वो जा करके आपके जगह पे जाके बात करेगा अपने लोगों से। इफ़ यू हैव अ टेलीफोन इन योर हाउस, अगर आपके घर में टेलीफोन है, यू विल एडमिट दैट इट टेंड्स टू रिंग व्हेन यू लिस्ट वांट इट टू रिंग, लेकिन आप ये देखोगे कि आप ये तभी रिंग करता है जब आप इसे नहीं चाहते रिंग करे, जैसे खाने के टाइम, जैसे आप जब सो रहे हैं, व्हेन यू आर अस्लीप, और इन द मिडल ऑफ मील खा रहे हैं, और कॉन्वर्सेशन, और व्हेन यू आर जस्ट गोइंग आउट, या फिर आप जब जैसे ही घर से बाहर निकलने को होते हैं फ़ोन का रिंग बज उठता है। और व्हेन यू आर इन योर बाथ, या फिर जब आप नहा रहे होते हैं। आर यू स्ट्रॉन्ग माइंडेड इनफ टू इग्नोर इट, क्या आप इसको इग्नोर कर पाते हैं? क्या आप इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं? लेकिन आप खुद से पूछेगा, नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, जब भी फ़ोन की घंटी बजती है हमें देखने चले जाते हैं कि किसका फ़ोन होगा, या सोचने लग जाते हैं।
वेल इट विल बी ऑल द सेम इन 100 years टाइम. यू आर नॉट, आप नहीं है स्ट्रॉन्ग माइंडेड. यू थिंक देयर मे बी सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मैसेजेस फॉर यू. आप ये सोचने लग जाते हैं कि ज़रूर कोई इंपॉर्टेंट कॉल या मैसेज होगा. हैव यू नेवर रस्ट ड्रॉपिंग फ्रॉम द बाथ. क्या आप कभी नहाते हुए नहीं निकले हैं फ़ोन देखने के लिए. और च्युइंग फ्रॉम द टेबल, या खाना चबाते हुए टेबल से नहीं उठ गए हैं. और डैल्ड फ्रॉम बेड, या बेड से उठ के नहीं आए हैं. ओनली टू बी टोल्ड दैट यू आर रॉन्ग नंबर, सिर्फ ये बोलने के लिए कि रॉन्ग नंबर से कॉल आया है. ठीक है, इस कहने का मतलब समझ रहे हो. ऑथर कह रहे हैं कि फ़ोन इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है लेकिन फिर भी हमें देखने जाना पड़ता है भले ही रॉन्ग नंबर हो. यू वर टोल्ड द ट्रुथ. इन माई ओपिनियन ऑल टेलीफोन नंबर्स आर रॉन्ग नंबर्स. मेरे हिसाब से सारे नंबर्स रॉन्ग नंबर्स होते हैं. इफ ऑफ कोर्स योर टेलीफोन रिंग्स एंड यू डिसाइड नॉट टू आंसर इट, when you will have to listen to an idiotic bell ringing in what is supposed to be the privacy of your own house, you might as well buy a bicycle bell and ring it yourself. अगर आपको इतना ही रिंग सुनने का मन है तो आप एक साइकिल खरीदिए और उसकी घंटी अपने लिए बजा लिया कीजिए. तो इतनी चिढ़ है टेलीफोन से ऑथर को. तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑथर डज नॉट हैव अ टेलीफोन बिकॉज, और ऑथर के पास किस लिए टेलीफोन नहीं है, क्योंकि ही थिंक्स दैट इट कैन क्रिएट अननेसेसरी सस्पेंस एंड एंग्जाइटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हेट्स स्पीकिंग इन अ पब्लिक टेलीफोन बूथ बिकॉज, वो पब्लिक टेलीफोन बूथ में क्यों बात नहीं करना चाहते. तो अभी उन्होंने बताया कि बहुत ही सफोकेशन होती है और स्मेल रहता है. ही इज सफोकेटेड बाय द स्टेल unventilated air flavored with cheap face powder and chain smoking. तो बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ नोबल मैन. उसने अपने आप को एक नोबल मैन की तरह दिखाने की कोशिश की है. तो जब कोई प्रिटेंड करने की कोशिश करता है किसी चीज को तो उसे कहते हैं पास हिमसेल्फ ऑफ. तो 53 का आंसर सही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्रिटेंड टू बी, प्रिटेंड करना. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैटर हैज बीन हैंगिंग फायर फॉर द लास्ट मेनी मंथ्स एंड मस्ट देयरफॉर बी डिसाइडेड वन वे और द अदर. ये जो मसला है वो पिछले काफी महीनों से ठंडा पड़ता जा रहा है. जब कोई चीजें ठंडी पड़ती जा रही है तो उसे कहते हैं हैंगिंग फायर. तो गोइंग ऑन स्लोली, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द आर्म्ड फोर्सेज इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई. कह रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस में डाई इन हार्नेस को ग्रेट प्रिविलेज माना जाता है. डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है कि रिटायरमेंट के पहले मृत्यु हो जाना, या कोई इंसान काम करते हुए उसकी मृत्यु हो जाना, दैट इज कॉल्ड डाई इन हार्नेस. तो क्या हो जाएगा, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आई जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंड. जब एक्सप्लोजन हैपेंड हुआ, जब विस्फोट हुआ, जब बम फूटा, मैं क्या हो गया, जम्प्ड आउट ऑफ स्किन हो गया, यानी कि मैं दहल उठा, मैं सिहर उठा. तो डर जाने को कहते हैं जम्प्ड आउट ऑफ माई स्किन. तो क्या हो जाएगा, वॉज इन पैनिक. तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिजनर showed no dash for his crimes. तो the prisoner showed no remorse for his crime. remorse का मतलब होता है कि कोई गलती करके पछतावा ना होना. तो जो कैदी है उसने अपनी गलतियों को लेकर के कोई भी रिमोर्स नहीं दिखाया, कोई भी उसने गलती स्वीकार नहीं की, उसे कोई दुख नहीं हुआ. 58 है इट इज inconceivable that in many schools children are subjected to physical dash in the name of discipline. बहुत सारे स्कूल्स में डिसिप्लिन के नाम पे स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जाता है, वायलेंस किया जाता है. सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है We have not yet fully realized the dash consequences of the war. हमने अभी तक वॉर के किस कॉन्सिक्वेंस को अभी तक रियलाइज नहीं किया है. तो हमने अभी तक जो ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेज है, जो बहुत ही टुकड़े टुकड़े चीज़ें हो जाएंगी, है ना, उसको अभी तक हमने रियलाइज नहीं किया है कि कितना विभाजित होगा सब कुछ, कितना बिखर जाएगा, है ना. ग्रिम मतलब बिखर जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू दी. अब देखिए इसका जो एग्जैक्टली जो मीनिंग होगा उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको लिखना है कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड है जो कि इसका सही आंसर बताता है, मतलब मिलता जुलता है इन वर्ड से. ठीक है, तो आपको वो बताना है. तो पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड हमारे सामने क्या है, पहला वर्ड है ग्लीन. ग्लीन का
क्या हो जाएगा? देखिए ग्लीन का हो जाएगा टू गैदर बिट बाय बिट, एक एक करके उठाना, टू गैदर बिट बाय बिट, एक एक करके इकट्ठा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्टाइल। टैक्टाइल का क्या मतलब हो जाएगा? टैक्टाइल का मतलब हो जाएगा पर्टेनिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ टच, है ना? ऐसा जब कोई टच करके हमसे बात करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे जो वॉइस होती है और वहाँ पे जो देखना होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वेयर लिसनिंग एंड सीइंग हैज़ नो इम्पोर्टेंस, जब कोई टच करके बात करता है तो पर्टेनिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ टच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफैमी, किसी बुरे काम के लिए नाम हो जाना, है ना, बदनाम हो जाना, उसे कहते हैं इनफैमी। तो नोटोरिएटी इसका सही आंसर, नोटोराइटी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल। अब यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग जो होगा वो बताना है। तो डिफरेंशियल का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, है, रिस्पेक्ट की भावना, तो डिसरिस्पेक्टफुल यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है फेलिक्टिशियस। फेलिक्टिशियस का मतलब क्या हो जाता है? फेलिक्टिशियस मीन्स वेरी सूटेबल फॉर गिविंग गुड रिजल्ट्स, किसी रिजल्ट को देने के लिए सूटेबल इंसान या चीज़ों को कहते हैं फेलिक्टिशियस। तो इसका हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट, उल्टा, ठीक है, ऑपोजिट। जेनिथ का मतलब होता है कि किसी ऐसा सिचुएशन जो कि अपने में टॉप पर है, मतलब सबसे बेहतरीन है ना, वो सिचुएशन उससे बेहतर नहीं हो सकता। तो सबसे बेहतर का उल्टा क्या हो जाएगा? सबसे वर्स्ट, तो वर्स्ट का क्या हो जाएगा? नादिर, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑपोजिट। जेनिथ का ऑपोजिट नादिर, वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे आपको एरर ढूंढना है। दे सिट एट द विंडो, एट द विंडो नहीं होगा, क्या होगा? बाय द विंडो होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ओके, एट की जगह पे बाय का उपयोग करेंगे। आई स्टार्टेड अर्ली फॉर द स्टेशन लेस्ट आई शुड मिस द ट्रेन, नो एरर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई भी एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। देखिए आफ्टर अ केयरफुली नहीं, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। केयरफुली एक एडवर्ब है, यहाँ पे किसका प्रयोग होना था? एडजेक्टिव का। केयरफुल होगा यहाँ पे, केयरफुली नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ए में ही एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लेम्ड दियर टीचर्स ऑफ दियर पुअर परफॉर्मेंस, नॉट ऑफ, यहाँ पे फॉर का उपयोग होगा, तो यहाँ पे एरर है बी ऑप्शन में। दे ब्लेम्ड दियर टीचर्स फॉर दियर पुअर परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the following questions a sentence has been given in direct या indirect out of 4 alternatives। आपको देखिए डायरेक्ट में दिया है तो इनडायरेक्ट में कब आपको बनाना है, इनडायरेक्ट में दिया है तो डायरेक्ट में बताना है। तो क्या है सेंटेंस? आई सेड टू हिम डू यू डेफिनेटली नीड द सूट नेक्स्ट वीक, तो क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम इफ ही डेफिनेटली नीडेड द, इफ है तो नीडेड होगा, इफ ही डेफिनेटली नीडेड द सूट द फॉलोइंग वीक, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी इनहांस्ड, ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ lectures could be enhanced by introducing the lectures with a brief review of the work proceedings. It should also be indicated how the day's lectures fits into the course pattern. A lecture should seldom, यहाँ पे 74 का क्या होता है? seldom be presented in one unbroken discourse unless exceptionally interesting. A long lecture strains the dash of concentrated listening. लंबा लेक्चर जो कंसंट्रेशन होता है उसकी किस चीज को घटा देता है? तो किस चीज को घटा देता है भैया? कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेटेड लिसनिंग, कॉजिंग इंटरमिटेंट वंडरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट। तो ये जो पैराग्राफ था वो बेस्ट था कि किस तरीके से क्वालिटी, लेक्चर की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है टाइम को कम करके, ठीक है। तो ये इसके सही आंसर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following is program that converts high level language to machine language? तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइज इनटू पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। किसी भी एंटरप्राइज को पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में
किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है? तो ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, ओनरशिप ऑफ स्टेट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन? तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है जिसे कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, ये कौन सा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है? तो ये करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीट एट दिल्ली? ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस मीट दिल्ली में प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया था? मतलब इसका प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया था? तो महात्मा गांधी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following Indian states does not have a common international border with Bangladesh? तो पश्चिम बंगाल का है बांग्लादेश के साथ, त्रिपुरा का भी है, असम का भी है, मणिपुर का नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब मणिपुर का कॉमन बॉर्डर नहीं है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द नेमसेक? नेमसेक बुक जो है उसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इन चारों में से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस? लेजर एक डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करता है? तो कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन बॉडी कॉपर ग्लैंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? ह्यूमन बॉडी में जो कॉपर ग्लैंड होता है फॉर्म अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? तो किस सिस्टम का पार्ट ये प्रोड्यूस करते हैं? तो चलिए इधर आंसर है आपका, तो ये करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मिस्ट क्या होता है? देखिए बादल लैंड से ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्लाउड के फॉर्म में मौजूद होते हैं, वो उसे कहते हैं मिस्ट। और मिस्ट किस वजह से बनता है? ये बनता है कंडेंसेशन की वजह से। 86 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया अंडर? डायरकी जो है द रूल ऑफ टू किंग्स है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये किसके शासनकाल में मतलब कब इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले? तो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में किया गया था, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? जब लॉर्ड माउंटबेटन सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के, तो तब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना बने थे। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय? फिजिकल पॉलिसी जो बनाया जाता है इंडिया में किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है? तो ये फॉर्मुलेट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेशन बिकॉज? फैट जो होता है मिल्क से किस तरीके से सेपरेट किया जाता है? तो ये किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व विल ऑलवेज बी? देखिए जब ये फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज रहेगा तो हमेशा ऐसे इस तरीके से जाएगा, तो ऐसे हाइपरबोला जो कहते हैं हाइपरबोला बनेगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। हाँ, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो प्लाज्मोडिक वो होता है ना प्रोटोजोआ, उसकी वजह से ये होता है मलेरिया, प्लाज्मोडिक पैरासाइट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, सॉरी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज। फोकल लेंथ क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का? तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? शॉर्टर फॉर ब्लू लाइट देन फॉर रेड। ओके, ब्लू के लिए शॉर्टर होता है रेड के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल इज एसोसिएटेड विद? तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम है। द इंडियन रिसर्च स्टेशन हिमाद्री इज लोकेटेड एज? इंडियन रिसर्च स्टेशन जो है हिमाद्री, ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है आर्कटिक रीजन में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक? नेक में इनमें से कौन सा एंडोक्राइन जो हमारा ग्लैंड है वो है? तो थायराइड होता है नेक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शाहिद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो मोहम्मद शाहिद हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो देखिए एफोरेस्टेशन के वजह से तो सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 4 ऑप्शन है तो हमें ए सेलेक्ट करें, इंक्रीजिंग बर्ड पॉपुलेशन। देखिए बर्ड पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो इससे क्या होगा कि वो मतलब ये क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे जो सीड्स होते हैं, जिससे एफोरेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ रिसीव्ड हीट फ्रॉम द सन इज नोन एज। अर्थ को जो सन से हीट मिलता है उसे कहते हैं इंसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ये है प्लैंक। तो बस यहाँ पे आके हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो 100 क्वेश्चन थे, हमने सारा डिस्कस कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक देखते रहिए एनसीईआरटी जोन को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और इंस्टा पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज में हमारा है, लाइक कर सकते हैं। एक न्यू चैनल है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।